शादी के दिन वनराज के एंट्री ने उड़ाए अनुपमा के होश। जी हाँ दोस्तों, अंश और प्रार्थना की शादी का दिन पूरे मोहल्ले और परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। सुबह से ही घर में हलचल थी। किचन में पकोड़ों की खुशबू, आंगन में बजते ढोल नगाड़े और मेहमानों के हंसी ठहाके सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे देख हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। मंडप को ताजे फूलों से सजाया गया था। चारों तरफ झालरों की रोशनी चमक रही थी और रंग बिरंगे कपड़ों में सजे मेहमान मानो खुद किसी फिल्मी सीन का हिस्सा लग रहे थे। पंडित जी मंत्रोच्चार में लगे थे। अग्नि की लपटें हौले हौले उठ रही थी और अंश प्रार्थना 7 फेरे लेने की तैयारी कर रहे थे। अनुपमा की आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी। यह वह लम्हा था जिसका उसने सालों तक इंतजार किया था, जिसके लिए उसने अपने जीवन में असंख्य संघर्ष झेले थे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल यह है कि जब आप सोचते हैं कि अब सब ठीक है, तभी वह आपको चौंका देती है। ठीक उस वक्त जब अंश और प्रार्थना पंडित जी के निर्देश पर फेरे शुरू करने वाले थे, बाहर से एक अजीब सी हलचल की आवाज आई। लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ मेहमान उठकर दरवाजे की ओर बढ़े और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर कदम रखा एक ऐसे शख्स ने जिसकी मौजूदगी ने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल की धड़कनें रोक दी। वह था वनराज शाह। सालों से सभी को यही लगा था कि वनराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी एक पुरानी दुर्घटना के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली थी और धीरे धीरे सभी ने मान लिया था कि वह अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आज इस शुभ और खुशहाल दिन पर उसकी अचानक एंट्री ने सबको हैरत में डाल दिया। वहां मौजूद हर चेहरे पर हैरानी, खुशी और भावुकता का मिला जुला असर था। मोतीबा बिना एक पल गवाए उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसे जोर से गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अंश भी अपनी जगह से उठा और भागकर दादू के पैर छूने लगा। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। अब मेरी शादी पूरी हो गई दादू, आपका आशीर्वाद मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दादू की आंखें जब अनुपमा की ओर मुड़ी तो उनमें वही पुरानी ठंडक, वही नफरत नजर आई जो सालों पहले थी। एक पल के लिए भी उन्होंने अनुपमा को स्वीकार करने का भाव नहीं दिखाया। यह देखकर अंश के मन में हलचल मच गई। उसे एहसास हुआ कि वक्त बीतने के बावजूद दादू के मन में मां के लिए कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन अब अंश वह मासूम बच्चा नहीं था जो दादू की हर बात में आ जाता था। उसने मन ही मन ठान लिया, वह अपने दादू और दादी दोनों से प्यार करेगा, लेकिन किसी एक के पक्ष में होकर दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। शादी की रस्में पूरी हुई, लेकिन वनराज की मौजूदगी ने पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव भर दिया। पाखी और तोशु, जो लंबे वक्त से अपने पिता से दूर थे, अब अचानक उनके करीब आने की कोशिश करने लगे। इसकी वजह साफ थी, वनराज अब पहले से भी ज्यादा अमीर हो चुका था। इन सालों में उसने बिजनेस की दुनिया में खूब पैसा कमाया, अपना नाम बनाया और आलीशान जिंदगी जीने लगा। उसकी महंगी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े और महंगे गहने पहने मेहमानों के लिए लाए गिफ्ट्स सब उसकी रईसी की गवाही दे रहे थे। लेकिन वनराज के इरादे नेक नहीं थे। उसका असली मकसद परिवार से मिलना या पोता की शादी में शामिल होना नहीं था, बल्कि अनुपमा को फिर से हराना था। उसने आज भी अपने दिल से वह कड़वाहट नहीं निकाली थी जो अनुपमा की सफलता देखकर उसे सालों पहले महसूस हुई थी। और अब उसका निशाना था अनुपमा की आने वाली डांस चैंपियनशिप, वह मंच जिस पर अनुपमा अपनी मेहनत और जुनून के दम पर जीत हासिल करने वाली थी। वनराज ने मन ही मन ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर अनुपमा को जीतने नहीं देगा। उसने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। गुपचुप तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइजर से मिला, कुछ जजों से निजी मुलाकातें की और उनके मन में शक के बीज बो दिए। उसने अफवाहें फैलवाई कि अनुपमा की जीत पहले से तय है ताकि लोग उसकी मेहनत पर शक करें। उधर अनुपमा को इन चालों का आभास था, लेकिन इस बार उसने चुप रहने का इरादा नहीं किया। अब वह पहले वाली अनुपमा नहीं थी जो अन्याय सहकर भी खामोश रहती थी। इस बार उसके साथ उसकी बेटी राही थी, जो सालों की दूरी के बाद मां के करीब आ चुकी थी। शादी की तैयारियों के दौरान राही ने अपनी मां का समर्पण, संघर्ष और सच्चाई देखी थी और अब वह पूरी तरह से उसकी ताकत बन चुकी थी। अंश ने भी दादू की मंशा भांप ली थी। उसे साफ दिख रहा था कि दादू के मन में मां के लिए नफरत आज भी जिंदा है। लेकिन इस बार अंश ने मन ही मन कसम खाई,
वह हर हाल में माँ का साथ देगा, चाहे सामने उसका अपना दादू ही क्यों न हो। चैंपियनशिप का दिन आ पहुंचा। बैकस्टेज का माहौल गर्म था। हर प्रतिभागी अपने प्रदर्शन की तैयारी में जुटा था। अनुपमा भी तैयार थी, लेकिन तभी खबर आई कि उसकी परफॉर्मेंस का म्यूजिक ट्रैक बदल दिया गया है। उसकी जगह ऐसा गाना डाल दिया गया था जिस पर उसका रिहर्सल बिल्कुल नहीं था। पूरे परिवार के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं, लेकिन अनुपमा ने शांत स्वर में कहा, गाना बदल गया है तो क्या हुआ, डांस दिल से करूंगी बस। स्टेज पर कदम रखते ही उसने पूरे हॉल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने हर बीट, हर ताल को अपने अंदाज में अपनाया और ऐसा डांस किया कि दर्शकों की आंखें नम हो गईं। उसके प्रदर्शन के अंत में पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। जजों ने भी उसकी हिम्मत और कला की जमकर तारीफ की। वनराज की सारी चालें नाकाम हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार मानने का भाव नहीं था। उसे पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में वह और भी बड़े कदम उठाएगा। लेकिन अब फर्क यह था कि अनुपमा अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका परिवार, उसकी बेटी राही, उसका बेटा अंश और सच की ताकत थी। और जब साथ हो तो सबसे बड़ा तूफान भी रुक जाता है। वनराज की एंट्री के बाद शादी का माहौल भले ही ऊपर ऊपर से सामान्य दिखने लगा था, लेकिन भीतर से हर कोई हिल चुका था। अनुपमा की आंखों में साफ था कि यह शख्स वापस सिर्फ एक वजह से आया है, बदला लेने के लिए। उधर मोतीबा को तो जैसे पुराने दिनों की याद में खो जाने का बहाना मिल गया था। वे वनराज के साथ बैठकर पुरानी बातें करने लगी, लेकिन उनकी नजरों से भी यह बात नहीं छिपी कि वनराज बार बार अनुपमा की ओर देखता है और हर बार उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत झलकती है। शादी खत्म होते होते पाखी और तोशु ने जैसे अपने पापा को घेर लिया। पापा, आपको पता है ना, अब हम सब मिलकर बिजनेस में कितना आगे जा सकते हैं। आपको सिर्फ हमें थोड़ा गाइड करना है, तोशु ने उत्साह से कहा। पाखी भी बीच में बोली, और हाँ पापा, आपके जैसे बड़े लोगों की सोसाइटी पार्टियों में हमें भी ले जाइए ना। वनराज बस मुस्कुराता रहा, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही प्लान बन रहा था। रात को जब सभी थके हुए अपने कमरों में जा चुके थे, वनराज ने एक फोन कॉल किया। प्लान शुरू करो। मुझे नहीं चाहिए कि अनुपमा उस चैंपियनशिप में स्टेज तक पहुंचे। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ एक हल्की हंसी की आवाज आई और कॉल कट गया। अगली सुबह अंश और प्रार्थना के घर में शादी के बाद की पहली पूजा थी। सब लोग तैयार होकर आंगन में इकट्ठा थे। पंडित जी ने पूजा शुरू की, लेकिन तभी बाहर से एक अनजाना आदमी आया और अनुपमा को एक कागज थमा गया। उसमें लिखा था, अगर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया तो अंजाम बुरा होगा। अनुपमा ने कागज पढ़ते ही समझ लिया कि यह वनराज की करतूत है। वह जानती थी कि यह सिर्फ डराने की कोशिश है, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। उसने कागज मोड़ा और अपने पर्स में रख लिया, बिना किसी को बताए। उधर राही, जो चुपचाप माँ की हर हरकत देख रही थी, उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। रात में उसने अंश से कहा, मुझे लग रहा है कि पापा वनराज फिर से वही करने वाले हैं जो सालों पहले किया था। अंश ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार हम माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस बीच वनराज ने अपनी चालें तेज कर दी। उसने चैंपियनशिप के आयोजकों को अपने महंगे गिफ्ट्स और डोनेशन से प्रभावित करना शुरू कर दिया। उसने जजों के बीच यह अफवाह फैलवाई कि अनुपमा की उम्र अब डांस के लिए नहीं है और वह सिर्फ ड्रामा करके जीतना चाहती है। चैंपियनशिप के दिन बैकस्टेज में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अनुपमा की ड्रेस में अचानक किसी ने हल्की सी कटिंग कर दी थी ताकि वह स्टेज पर फट जाए। जैसे ही रिहर्सल के दौरान अनुपमा ने ड्रेस पहनने की कोशिश की, राही ने वह कट देख लिया और जोर से बोली, माँ, ये देखिए, कोई चाहता है कि आप बीच में ही गिर जाएं। अनुपमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अगर मैं डर गई तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। और उसने ड्रेस को फटने से बचाने के लिए वही जल्दी से सिलवा लिया। स्टेज पर उसकी परफॉर्मेंस शुरू हुई और वनराज दूर से बैठा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसे यकीन हो कि इस बार अनुपमा हार जाएगी। लेकिन जैसे जैसे म्यूजिक बढ़ता गया, अनुपमा का हर स्टेप, हर मूवमेंट दर्शकों के दिल को छूता गया। अंत में पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वनराज की मुस्कान गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके मन में एक और खतरनाक प्लान बन रहा था। अनुपमा, ये जीत तेरी आखिरी होगी।
चैंपियनशिप में अनुपमा की जीत ने पूरे शहर में चर्चा छेड़ दी थी। मीडिया वाले भी बैकस्टेज इंटरव्यू लेने पहुंचे और सोशल मीडिया पर अनुपमा विंस ट्रेंड करने लगा। लेकिन जहां एक तरफ पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही थी, वहीं वनराज अपने कमरे में गुस्से से दीवार पर ग्लास फेंक रहा था। ये औरत जितनी बार गिरेगी उतनी बार उठ खड़ी होती है, लेकिन इस बार मैं इसकी पूरी दुनिया ही छीन लूंगा, वह बड़बड़ाया। उसी वक्त उसके फोन पर एक कॉल आया। साहब, आपने जो फाइल्स मंगवाई थी वो तैयार है, बस एक साइन बाकी है। वनराज के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। अब देखो कैसे मैं इसकी जिंदगी से छत भी छीन लेता हूँ। उधर अंश और राही ने माँ के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन प्लान किया था। घर में सब इकट्ठा थे, केक कटने वाला था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पोस्टमैन एक बड़ा लिफाफा देकर चला गया। अनुपमा ने लिफाफा खोला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आपके घर के रजिस्ट्री पेपर्स की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबके होश उड़ गए। अंश ने कागज पढ़ा और गुस्से से कहा, ये सिर्फ पापा कर सकते हैं। राही ने तुरंत मोबाइल निकाला और वनराज के ऑफिस के बाहर अपनी जासूसी शुरू करने का प्लान बनाया। अगले दिन राही ने अपने एक दोस्त की मदद से ऑफिस में चुपके से एंट्री ली। वहां उसने सुना कि वनराज किसी वकील से कह रहा था, बस रजिस्ट्री ट्रांसफर हो जाए, फिर ये औरत सड़कों पर होगी और उसके बाद मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। राही ने ये सब मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलते ही किसी ने पीछे से उसका बैग खींच लिया और मोबाइल छीन लिया। वह शख्स काला मास्क पहने भाग गया। राही ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह भीड़ में गायब हो गया। घर आकर उसने अंश को सब बताया। अंश ने कहा, अब हमें माँ को बताना पड़ेगा वरना देर हो जाएगी। लेकिन राही ने मना किया, नहीं, माँ को डराना नहीं है, हमें खुद ये खेल खेलना होगा। इस बीच वनराज ने एक और चाल चली। उसने पाखी और तोशु को अपने पक्ष में पूरी तरह कर लिया। उसने उन्हें महंगी गाड़ियां और गिफ्ट्स देकर कहा, बस तुम लोग मेरे साथ रहो और अपने भाई बहनों को समझाओ कि मैं गलत नहीं हूँ। पाखी ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन तोशु के मन में हल्का सा संदेह था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब शादी के एक हफ्ते बाद अनुपमा को अचानक एक पुराने दोस्त का फोन आया। अनु, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। इल्जाम है कि तुमने डांस चैंपियनशिप में धोखाधड़ी की है। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये इल्जाम उसकी मेहनत और इज्जत दोनों को मिटा सकता था, लेकिन उसने ठान लिया, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी, चाहे सामने कौन हो। अब आने वाले एपिसोड में अंश और राही मिलकर वनराज के खिलाफ सबूत जुटाने निकलेंगे। तोशु के मन में बगावत के बीज पनपेंगे और अनुपमा कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। लेकिन सवाल यह है, क्या वह वनराज के जाल से निकल पाएगी या यह लड़ाई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार में बदल जाएगी। कोर्ट की तारीख नजदीक आ चुकी थी। मीडिया का जमावड़ा, सोशल मीडिया पर चर्चाएं और मोहल्ले में फुसफुसाहट, हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, अनुपमा बनाम वनराज। सुबह सुबह अनुपमा ने मंदिर में दिया जलाया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बार बस इतना साथ देना कि सच की जीत हो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसके शब्दों में कंपी थी, लेकिन आंखों में पहले से ज्यादा दृढ़ता। दूसरी तरफ वनराज अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था। उसके सामने वकील फाइलें पलट रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर एक महिला आई। लंबे बाल, महंगी साड़ी और आंखों में ठंडा सा आत्मविश्वास। तो सब तैयार है? उसने पूछा। वनराज मुस्कुराया। बिल्कुल नंदिनी, तुम्हारे बिना ये प्लान पूरा नहीं होता। जी हाँ, नंदिनी, जो कभी परिवार की करीबी थी, अब वनराज की गुप्त पार्टनर बन चुकी थी। उसने चैंपियनशिप की झूरी में अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके ये फर्जी धोखाधड़ी का केस तैयार करवाया था। कोर्ट का दिन आया। जज ने केस की सुनवाई शुरू की। वनराज के वकील ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मान्यवर, अनुपमा ने प्रतियोगिता में गैर कानूनी तरीके से अंक बढ़वाए, हमारे पास सबूत है। उन्होंने एक पेन ड्राइव जज को सौंप दी। उसमें एडिटेड वीडियो था जिसमें दिखाया गया कि अनुपमा जज से चुपके से बात कर रही है और बदले में लिफाफा दे रही है। अनुपमा हैरान रह गई। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जज ने कहा, सुश्री अनुपमा, आपको मौका मिलेगा अपना पक्ष रखने का। उधर कोर्ट के बाहर अंश और राही सबूत ढूंढने में लगे थे।
राही को याद आया कि चैंपियनशिप के दिन एक बैकस्टेज कैमरा भी लगा था। उन्होंने आयोजकों से रिक्वेस्ट की और घंटों की फुटेज खंगाली। आखिरकार उन्हें एक क्लिप मिली जिसमें साफ दिख रहा था कि लिफाफा देने वाली महिला अनुपमा नहीं बल्कि नंदिनी थी, जो अनुपमा जैसी साड़ी और हेयर स्टाइल में थी। लेकिन इसी बीच कोर्ट से निकलते समय अंश और राही की कार का एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने सीधा टक्कर मारी और भाग गया। दोनों घायल हो गए और हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए। पुलिस ने कहा, ये कोई साधारण हादसा नहीं था, ये प्लान किया गया अटैक है। अनुपमा को जब ये खबर मिली, वह कोर्ट छोड़कर हॉस्पिटल दौड़ पड़ी। डॉक्टर ने कहा, राही खतरे से बाहर है, लेकिन अंश की हालत गंभीर है, उसे होश में आने में वक्त लगेगा। वनराज को जब ये पता चला तो उसने अपने ऑफिस में नंदिनी से कहा, अब खेल खत्म, अनुपमा टूट चुकी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राही पहले ही पुलिस को नंदिनी की करतूत का आधा सबूत दे चुकी थी। अब आने वाले एपिसोड में अनुपमा 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ेगी, एक कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने की और दूसरा अंश को बचाने की। वहीं पुलिस धीरे धीरे वनराज और नंदिनी की साजिश का पर्दाफाश करने के करीब पहुंचेगी।